हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। मैं हूं प्रोफेसर नाज़नीन शेख और आज हम करने वाले हैं हमारी पोयम क्लास 11th की 2.2 10 ओवर का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। बच्चों, हमने पोयम को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है अलॉन्ग विथ इट्स मीनिंग एंड इट्स आइस ब्रेकर एज वेल। तो आज क्योंकि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाले हैं तो इसी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें से होता है हमारे पोयम का अप्रिसिएशन, जो कि आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वक्त ज़ाया किए बिना। Brainstorming session 2.2 thus over. Now the first question says there are number of challenges a farmer in India faces. Discuss with your friend how it is possible to improve the condition of farmers. हमारे फार्मर्स जो है हमारी कंट्री में कई सारी प्रॉब्लम्स को, कई सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे उनकी मदद हम कर सकते हैं, आइए उसके सोल्यूशंस देखते हैं। तो यहाँ पर हमको चैलेंजेस देखने मिलते हैं। वाटर स्कैरसिटी यानी कि पानी की कमी होना, उसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। क्रेडिट एंड इंडेप्टनेस, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कर्जा ले लेते हैं और कर्ज़ों में डूब जाते हैं। अरेंजमेंट फॉर माइक्रो लोन फ्रॉम गवर्नमेंट सोर्सेज, बैंक्स एंड नॉट फ्रॉम मनी लेंडर्स, ज़मींदारों से जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उनको देते हैं और उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उनके बदले ऐसे माइक्रो लोन्स गवर्नमेंट्स और बैंक्स की तरफ से होने चाहिए जो कि फार्मर्स को रीपे करने के लिए बड़े ही आसान हो। लैंड इश्यूज, क्लियर टाइटल ऑफ लैंड्स फॉर दी फार्मर्स, कई बार लैंड के जो टाइटल होते हैं वो भी फार्मर्स के अपने नाम पर नहीं होते हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम फार्मिंग प्रैक्टिसेस, तो ग्रीन हाउस गैस की वजह से जो क्लाइमेटिक चेंज होता है, बारिश नहीं होगी या बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो उसका इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर पर देखने मिलता है। Social groups, sound public policy and support on long-term basis since group approach to farming is the need of the hour as average size of land holding is going down. But a lot of training is needed to form a group of like-minded farmers. तो एक ऐसा सोशल ग्रुप बनने की ज़रूरत है जहाँ पर फार्मर्स को आप थोड़ा पढ़ा लिखा भी रहे हो, एजुकेट भी कर रहे हो, जिससे कि ये आपस में एक जैसे सोच वाले लोग मिलकर अपने फार्मिंग में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकें। लैक ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, क्रिएशन ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड क्रॉप एडवाइजरी, तो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फार्मिंग में किया जा सकता है जो कि अभी अवेलेबल नहीं है बिकॉज फार्मर्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। डाइवर्सिफिकेशन, क्रिएशन ऑफ क्रॉप स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज, आइडेंटिफिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट एंड प्रोविजन ऑफ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, तो डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है फार्मर के लिए। तो कहीं ना कहीं उनको उन्हीं के फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी ला सकते हैं और मार्केट में डेवलपमेंट ला सकते हैं जिससे कि उनकी हेल्प हो सकती है। मार्केट रिस्क, market regulations provided by the government to ensure that farmers receive the price they desire to get for the product। मार्केट में जो रिस्क होता है कई सारे रेगुलेशंस की वजह से, तो यहाँ पर मार्केट रेगुलेशंस जो है इस तरीके से बनाए जाने चाहिए जिससे कि फार्मर्स जो प्राइस पे रिसीव कर रहे हैं वो प्राइस में उनका नुकसान बिल्कुल भी ना हो। जो भी प्रोडक्ट वो सेल करते हैं और उसका जो प्राइस मिलता है उसको वो बहुत ही कम मिलता है। हालांकि मार्केट रेट में वो बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है लेकिन फार्मर को जो उसका प्राइस मिलता है वो बहुत कम होता है। तो ये थे कुछ चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Poet has observed the sower closely. Express in your own words the reverence the poet has for the sower. Reverence का मतलब होता है यहाँ पर जो एडमिरेशन है, जो रिस्पेक्ट है पोएट की, किसके लिए, हमारे सोवर यानी हमारे फार्मर के लिए। तो पोएट ने क्योंकि बहुत ही नज़दीक से ऑब्जर्व किया है फार्मर को, तो ये रिस्पेक्ट और ये एडमिरेशन क्यों है हम उसको जानेंगे। सो द पोएट ऑब्जर्व्स दैट ओल्ड फार्मर इज स्टिल एट वर्क इवन एट डस्क, यानी कि सुबह से शाम हो चुकी है, शाम से रात होने आई है लेकिन अब भी फार्मर जो है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ही डज नॉट एंड हिज वर्क जस्ट बिकॉज ऑफ ट्वाइलाइट, अब वो फार्मर जो है ओल्ड है, बूढ़ा हो चुका है, लेकिन क्योंकि सनसेट होने आ गया है, सनसेट हो चुका है, हम ट्वाइलाइट वाले फेज में अभी रह रहे हैं फिलहाल, यानी डार्कनेस जो है वो ओवरकम कर रही है लाइट को, बावजूद इसके वो क्या कर रहा है, वो अपने घर पर नहीं जा रहा है। पोएट फील्स वंडर एंड रिस्पेक्ट, जब वो कहते हैं आई फील अ थ्रिल, यानी कि पोएट यहाँ पर एक्साइटेड भी है और एट द सेम टाइम वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं किसकी, फार्मर की। एट हिज टॉल शेप अलोन इन द फील्ड लुकिंग ओवर हिज लैंड, रात होने आई है फिर भी, शाम हो गई है, अंधेरा होने आया है, बावजूद इसके वो अपने लैंड पर क्या है, अभी भी खड़े हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है, बीज बोना, उपजाऊ फसल निकले उसमें से जिसको मैं मार्केट में जाकर सेल कर सकूँ, लोगों तक अनाज पहुँचा सकूँ, तो ये उनको अपनी ड्यूटी लगती है जिसके लिए वो अभी भी काम कर रहे हैं।
He dutifully plods up and down sowing. The poet is lost in the thought, muse eye, and is impressed by the farmer's devotion to his duty. अब पोएट जो है ये देखकर एकदम ही सोच में गुम हो चुके हैं कि कैसे अपनी ड्यूटी के लिए ये इंसान इतनी मेहनत कर रहा है. He works alone in order that many other people may eat. वो इसीलिए इतनी मेहनत करके काम कर रहा है फार्म में अपने, ताकि हम लोग जो है वो उनसे बेनिफिट ले सके. वो अनाज जो हम कंज्यूम करते हैं उसके पीछे कई महीनों की मेहनत होती है जो एक फार्मर करते हैं. Now we have next question. Poet is prompted to call the sower an august personality, which means one person has reached the highest position in his workplace. अब यहाँ पर ऑगस्ट का मतलब जिसकी हाइट यूनिक और इम्प्रेसिव होती है. तो हाइट का मतलब ये नहीं था कि वो हाइट में बहुत ज़्यादा ऊंचे थे, लेकिन वो क्या बोलता है, वो बोलता है अपने काम में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पोजीशन पर वो पहुँचे हैं. तो हमें इसको एक्सप्लेन करना है 3 पॉइंट्स के ज़रिए. एक होता है हार्डवर्क, एक होता है पर्सिवरेंस और तीसरा आता है डेडिकेशन. तो जब हम हार्डवर्क की बात करते हैं, द फार्मर हैज़ टू लेबर एवरी डे फ्रॉम सन अप टू सन डाउन, यानी सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक फार्मर को अपने खेत में काम करना होता है. और ये सारी एक्टिविटीज़, टिलिंग द लैंड, सोइंग, वीडिंग, फर्टिलाइजिंग, इरिगेटिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करनी होती है. उनको पेस्ट से, पोचर से, स्ट्रे एनिमल से अपनी खेत को संभालना होता है. फॉर हिम द वेगरीज ऑफ वेदर इज़ अ कॉन्स्टेंट थ्रेट. अगर मौसम बदलेगा, बहुत ज़ोरदार बारिश होगी, तो उसका इम्पैक्ट भी उनको देखने मिलता है, जिससे कि उनका नुकसान होता है. वो ऐसा उम्मीद करते हैं कि रेन एंड सनशाइन कम्स एट द राइट टाइम एंड इफ़ ऑल गोज़ वेल ही कैन रीप अ गुड हार्वेस्ट. तो वो नहीं चाहते क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से मेरी जो खेती है वो बर्बाद हो जाए, मेरी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाए. लेकिन अगर सही तरीके से रेन और सनलाइट मिलती है तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा जो है वो हमको मिलेगा. ही मस्ट गेट अ गुड प्राइस फॉर हिज प्रोड्यूस. वो ये भी उम्मीद करते हैं कि जो भी मैं प्रोड्यूस मार्केट में सेल करूँ उसका मुझे एक अच्छा खासा दाम मिले. देर आर सो मैनी थिंग्स दैट कुड गो रॉन्ग इन स्पाइट ऑफ हिज बैक ब्रेकिंग टॉयल्स. अब कई सारी चीज़ें उनके साथ गलत हो सकती है. इतना मेहनत मजदूरी का काम करेगा इंसान तो डेफिनेटली उनको कोई ना कोई इंजरी या कोई ना कोई बीमारी की तरफ भी इंसान बढ़ सकता है, अगर फिजिकली इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़े काम में. तो बावजूद इसके अगर आप देखें तो वो अपने हार्डवर्क को, यानी कि अपनी मेहनत को, बिल्कुल भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा परसिवरेंस. फार्मर हैज़ टू फेस मेनी एडवर्सिटीज़. ही ड्रेड्स द ड्रॉट एज मच एज ही ड्रेड्स द फ्लड. फार्मर को यहाँ पर कई सारी मुसीबतों का सामना करने पड़ा है, चाहे हम सूखे पड़ने की बात करें या फिर फ्लड जाने की वजह से उनकी खेतियाँ जो है वो बर्बाद होती है. कई सारे जानवर हैं, जब वो आ जाते हैं तो उनकी फसलें बर्बाद कर देते हैं. पेस्ट होते हैं जिनसे उनको अपनी खेती को बचाना होता है. देयर इज़ द नेवर एंडिंग अटेंशन एंड वर्क डिमांडेड बाय द क्रॉप्स इन द फील्ड. यानी हर वक्त आपको उसकी रक्षा करने के लिए अपनी फसलों की खड़े रहना पड़ता है. ऑल दिस रिक्वायर्स इनॉर्मस डिटर्मिनेशन. और ये सब करने के लिए एक डिटर्मिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. ही परसिवियर्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स सो दैट हिज हार्वेस्ट विल फीड नॉट ओनली हिज फैमिली बट हिज फेलोनेस टू. अब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं, लेकिन चाहते हैं वो हज़ारों लाखों फैमिली जो कि इस अनाज पे डिपेंड है उनकी भी मदद करना चाहते हैं. द इनर करेज टू फेस द डिफ़िकल्टीज़ एंड द डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड लेबर शोज़ द फार्मर्स परसिवरेंस. तो ये जो उनकी अंदर से दृढ़ता है, निश्चय है, उन्होंने सोच लिया है, हिम्मत कर लिया है कि नहीं, हज़ारों फैमिलीज़ बैठी जिन्हें मुझे फीड करना है, तो उसके लिए वो एकदम डिटर्मिन है और अपना हार्ड लेबर, अपना हार्ड वर्क, अपने एफर्ट्स पूरे देते हैं. लास्टली ये जो वर्ड है डेडिकेशन. ओनली द फार्मर हु इज़ डेडिकेटेड टू वर्क ऑन हिज बिलव्ड लैंड कैन फेस मल्टीपल चैलेंजेस. अगर आप डेडिकेटेड है अपने लैंड पर काम करने के लिए तो आप कई सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी तैयार रहते हैं. ही मस्ट लव द लैंड एंड द हार्ड वर्क एंड द हार्वेस्ट इज़ हिज रिवॉर्ड. यानी जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, जो मजदूरी कर रहे हो, इसमें आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा? जो हार्वेस्ट, जो फसल, जो आपकी फाइनल रिजल्ट होगा वो आपका रिवॉर्ड होगा. फॉर एन ऑन लुकर इट माइट बी फ्राइटनिंग टू थिंक ऑफ सो मैनी थिंग्स दैट कुड कॉज रुइन. इट इज़ ईजियर टू लीव दिस टू समवन एल्स एंड बाय द सप्लाई ऑफ फूड वी नीड. यानी कि हमारे लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी ये, लेकिन जो उसका ध्यान रख रहा है उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि उसको अपनी फसलों का ध्यान रखना है. But only the dedicated son of the earth will give his sweat and blood to nurture the earth season after season, year after the year. यानी हम लोग तो जो उसको आसानी से खरीद कर खाने वाले हैं, हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो सन ऑफ द अर्थ है जिसको हम फार्मर कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है. इसने अपना खून और पसीना बहा कर ज़मीन में इस
खेती को क्या किया है, इस अनाज को क्या किया है, इसको उगाया है. So that is how the hard work, perseverance and dedication of farmer has came into picture. Now we come to the next question. Pick out the examples of alliteration from the poem. Alliteration जहाँ पर किसी लेटर का साउंड रिपीट होता है, तो कौन से लाइन में होता है? बट अ सोवर लिंगर्स स्टिल, तो एस एस का साउंड रिपीट हो रहा है. डोमिनेट्स द फर्रोज डीप, डी का साउंड रिपीट हो रहा है. डार्कनेस डीपन्स, डी का साउंड रिपीट हो रहा है. सीम्स टू टच द स्टेरी स्काइज, एस का साउंड रिपीट हो रहा है. फ्रॉम हिज हैंड्स, साउंड ऑफ एच इज रिपीटेड. तो ये है हमारे पोयम से एलिट्रेशंस. नाउ seems to touch the starry skies. The poet has used word imagery. Describe the idea and pick out other similar examples from the poem. अच्छा, पहले तो ये इमेजरी होता क्या है? इमेजरी अगर आपको याद होगा 2.1 चेरी ट्री में भी हमने पढ़ा था. अब समझते हैं इमेजरी को. Word imageries create a visual representation of ideas or situation in the reader's mind and helps the reader to create a mental picture with the help of words. यानी शब्दों का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. अगर मैं आपको बोलूँगी स्टेरी स्काइज, आसमान में बहुत सारे तारे हैं, तो हमारे माइंड में एक मेंटल पिक्चर बनना शुरू हो जाती है. आता है एक आसमान है जो कि बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है रात में. क्यों? क्योंकि उसमें तारे जो है वो बहुत ज़्यादा ट्विंकल कर रहे हैं. जब हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जैसी पोएम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में आते हैं ना स्टार्स के बारे में, राइट. तो इसी तरीके से इमेजरी जो है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन को इस तरीके से शब्दों को लिखा जाता है कि आप अपने माइंड में ही क्या कर रहे हैं, उसको इमेजिन कर रहे हैं. Now, seems to touch the starry skies, जैसे कि मैंने कहा था, इसका मतलब ये नहीं होता है कि फार्मर की हाइट इतनी बढ़ गई कि वो आसमान तक जा पहुंचा है. नहीं, यहाँ पर एक इमेजरी सिचुएशन जो है वो हमको बता रही है. टू द पोएट, फार्मर्स पोजीशन इन सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पोएट के लिए फार्मर की जो पोजीशन है सोसाइटी में वो बहुत ही ज़रूरी है. वो इररिप्लेसेबल है. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड एफर्ट देता है. किसके लिए? अपने आप को भी फीड करना है, अपनी फैमिली को भी फीड करना है, और हज़ारों लाखों फैमिली को वो क्या कर रहा है? फीड कर रहा है. फार्मर इज़ अ जायंट अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी में. तो इसीलिए सीम्स टू टच द स्टेरी स्काइज ये एक इमेजरी है. सेकेंड इमेजरी क्या है? सनलाइट आई सी डाइंग फास्ट, ट्वाइलाइट हेजन्स ऑन टू रूल. तो अगर आप इमेजिन करो, सनलाइट जो है धीरे धीरे धीरे, हम आजकल क्या करते हैं, हमारे फ़ोन में एक ऑप्शन होता है ना स्लो मोशन का, फास्ट हम उसको भगा सकते हैं, तो हम वीडियोस बनाते हैं. रील्स पर देखो, कई सारी रील्स ऐसी होती है जहाँ पर हमको देखने मिलता है कि किस तरीके से दिन ढल रहा है और अचानक से रात हो जाती है. तो जब आप इस चीज़ को देखते हो और सेम चीज़ को आप इमेजिन करते हो, बस वही इमेजिनेशन आपकी इस लाइन में है. यहाँ पर जो इमेजरी क्रिएट की गई है वो बताता है कि किस तरीके से जब एक रूल करने वाला मरता है तो दूसरा रूलर उसको ओवरकम करने, उसको ओवरटेक करने के लिए तैयार है. तो यहाँ पर तो कोई मर नहीं रहा है, लेकिन हम क्या बता रहे हैं? हम यहाँ पर बता रहे हैं सनलाइट जो है वो धीरे धीरे जा रही है और डार्कनेस जो है वो क्या कर रहा है? उसको रूल करने वाला है. His silhouette dominates the furrows deep. अब वो क्या कर रहा है? उसका वो जो ब्लैक शेडो है जो कि क्या कर रहा है? खोदने का काम कर रहा है ताकि वो बीज को बो सके उसके अंदर. तो वो एक इमेज हमारे माइंड में आती है. अगर हम बोलेंगे एक फार्मर जो है वो काम कर रहा है अपने खेत में, काम कर रहा है अपने खेत में, मतलब क्या काम कर रहा है वो हमको नहीं जानते, वो हम नहीं जानते. लेकिन अगर लिखा जाए डोमिनेट द फर्रोज डीप, यानी कि वो क्या कर रहा है? वो अपने इक्विपमेंट्स का, फार्मिंग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए खेत में खुदाई कर रहा है ताकि वो बीज को बो सके. तो हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट होना शुरू हो जाती है. अब आता है राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम कंसिडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स. अब हमको क्या करना है? पोएम का अप्रिसिएशन लिखना है, जो कि बहुत ज़रूरी है. पोएम का अप्रिसिएशन लिखने के लिए आपके सामने पोएम नहीं लिखी होगी, आपको इसका अप्रिसिएशन जो है वो पूछा जा सकता है. यानी आपको इसको किस फॉर्मेट में लिखना है मैंने पहले भी आपको बताया है. पोएम, पोएट, टाइटल, पोएम की थीम क्या है, पोएटिक डिवाइसेस, लैंग्वेज और स्टाइल क्या है, स्पेशल फीचर्स क्या है उस पोएम के, कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट पे फोकस किया गया है, वो पोएम क्या वैल्यू या क्या मैसेज देना चाहती है, और लास्ट में आपको अपना ओपिनियन उस पोएम के बारे में देना होगा. सो हियर कम्स द आंसर. Toru Dutt's translation of Victor Hugo's poem is in praise of a farmer working by himself to sow the seeds after sundown. अब यहाँ पर क्योंकि दो पोएट हमने देखे तो यहाँ पर हम बता रहे हैं तोरू दत्त ने क्या किया है, उन्होंने विक्टर ह्यूगो की पोएम को ट्रांसलेट किया है जो कि एक फार्मर की तारीफ करती है कि किस तरीके से सूरज के ढलने के बाद भी वो बीज को बोने का काम कर रहा है. अब ये जो 20 लाइन की पोएम है इसको डिवाइड किया गया है 5 स्टैंजा में. इसमें जो राइम स्कीम यूज़ की गई है वो है ए बी के कॉम्बिनेशन में.
द थीम सेंटर्स ऑन द लोन फार्मर कंटिन्यूइंग टू टॉयल इवन इन द हाफ डार्कनेस विथ क्वाइट डिटर्मिनेशन। पोएम का थीम हमको क्या बोलता है कि फार्मर जो है डार्कनेस होने के बावजूद भी अपना हार्डवर्क करना बंद नहीं कर रहा है। पोएम इज सेट अराउंड सनसेट विच इज डिस्क्राइब्ड वेरियसली एज सनलाइट डाइंग फास्ट, twilight hazens, shadows, darkness deepens and starry skies। यानी कि पोयम जो है किसके आसपास घूम रही है, सनसेट के आसपास। तो ये सारे जो लाइंस है हमारे पोयम में से जो वर्ड्स है वो हमको बताते हैं कि सनसेट होने वाला, सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है। Farmer is described as old, in rags and patient. His silhouette dominates. He marches along and his gestures are august। तो इस तरीके से फार्मर को इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। पोएटिक डिवाइसेस का जो इस्तेमाल हुआ है वो है हमारा एलिट्रेशन, जो हमने देखा है, कई सारे लेटर्स के साउंड्स रिपीट हुए हैं। इमेजरी, जो जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने देखा है, और इन्वर्जन का इस्तेमाल किया गया है विच एट द टोन ऑफ द पोएट्स रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन फॉर द फार्मर्स टॉयल, जो कि फार्मर के हार्डवर्क, एफर्ट और उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमको बताती है। वर्ड्स, हिज जेस्चर्स आर ऑगस्ट एंड हिज हाइट सीम्स टू टच द स्काईज, स्ट्राइज इंडिकेट्स दिस। Marches are in contrast to the figure being old and in rags. This emphasizes how in spite of his poverty he emerges as a commanding figure. Old in rags, बूढ़ा हो चुका है, पुराने कपड़े पहन रखे हैं उसने, लेकिन बावजूद इसके क्या बोला जा रहा है, उसको अपनी गरीबी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद भी वो क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है, अपने खेत के ऊपर कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, मुझे बीज बोना है, मुझे अनाज उपजाना है और उसके बाद में ये फूड जो है वो सप्लाई करना है हज़ारों लाखों फैमिली तक। Toru Dutt succeeds in making the reader to imagine the old farmer with reverence for his single-handed toil in the darkness। तो तोरू दत्त यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है किस चीज़ के लिए, पोएम के ज़रिए ये बताने के लिए कि एक फार्मर जो है वो क्यों एडमिरेशन, क्यों रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, क्योंकि वो अकेला काम कर रहा है खेत में लोगों के लिए। Her poetic genius and her ability for language makes the reader forget that she or he is reading a poem in translation। ये जिस तरीके से पोएम लिखते हैं तो इससे ऐसा लगता है कि वो कोई पोएम नहीं, कोई कहानी लिख रहे हैं, और लोग भूल जाते हैं कि हम किसी पोएम को लिख रहे हैं और एक इमेजिनेशन वाली सिचुएशन में क्या करते हैं, हम पहुंच जाते हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे पोएम का अप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है इस पोएम की आपको एक समरी लिखनी है, जहाँ पर एक टाइटल होगा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, उसका मेन बॉडी होगा और उसका कंक्लूजन होगा। तो कैसे हम पोएम की समरी को लिखेंगे, तो यहाँ मैंने आपके लिए पोएम की समरी लिखी है। टाइटल इज व्हाट द होल पोएम इज अबाउट, द फार्मर सोइंग हिज फील्ड। टाइटल क्या है, पूरी पोएम के बारे में, फार्मर जो है वो अपनी फील्ड में सीड्स को सो करने का काम करता है। पोएट इज ऑब्जर्विंग द लोन फिगर इन द हाफ डार्कनेस विच इज फास्ट टर्निंग टू नाइट। अब पोएम हमको बताती है कि कैसे एक अकेला इंसान जो कि रात होने आई है बावजूद इसके क्या कर रहा है, काम जो है वो कर रहा है, बूढ़ा हो चुका है, अपने पुराने कपड़ों में है, लेकिन फिर भी पोएट उसको क्या करती है, एडमायर करती है, उसकी डिग्निटी के लिए उसकी रिस्पेक्ट करती है, उसके लिए उनकी रिस्पेक्ट जो है उसके दिल में, पोएट के दिल में और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर पोएट जो है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करती है कि ये फार्मर बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और कई ज़्यादा कॉन्फिडेंट और फियरलेस है अपने काम को लेकर। तोरू दत्त कैप्चर्स दीज ब्यूटीफुली इन हर डिस्क्रिप्शन बाय द लैंग्वेज शी यूजेस। तो जिस तरीके की लैंग्वेज, पोएटिक लैंग्वेज यूज़ की गई है, उसी में पता चलता है कि वो कितनी अच्छे से रिस्पेक्ट करती है हमारे फार्मर की। Her deep respect and admiration for the simple hardworking farmer is felt by the reader also। तो जब हमने इस पोएम को पढ़ा तो कहीं ना कहीं हमें भी समझ आया कि ये फार्मर की रिस्पेक्ट के लिए इस पोएम को लिखा गया है। The poem is simple in form and language, but the message is deep and can be felt by the reader also। और जो ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है, ये मैसेज को हम करीब करीब तमाम लोग जो है वो फील कर सकते हैं। तो ऐसे आप इसकी पोएम की समरी को लिखेंगे। Now, compose a poem on a farmers in 4 to 6 line in continuation of the following। अब आपको कुछ पोएम के लिए कुछ लाइन दी गई है, उसी को कंटिन्यू करके आपको पोएम लिखना है। तो मैंने आपके लिए 2 अलग अलग तरीके के सैम्पल बनाए हैं, आपको जो भी पसंद हो आप उसको याद कर सकते हैं। ही स्वेट्स, जब उसको पसीना आता है, ही स्वेट्स बीनीथ द स्कॉर्चिंग सन, कड़ी धूप है और उसके अंदर वो उसको क्या हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है। ही डज नॉट फ्रेट व्हेन वर्क इज़ नॉट डन, लेकिन वो बिल्कुल भी अपसेट, नाराज़ या गुस्सा नहीं होता है अगर काम कंप्लीट ना हो तो। ही सोव्स द सीड विथ टेंडर केयर, बावजूद इसके इतनी स्कॉर्चिंग हीट है, इतनी तेज़ गर्मी है, इतनी तेज़ धूप है, फिर भी वो गुस्सा ना होते हुए क्या कर रहा है,
उन सीड्स को सो करने का यानी कि बीज को बोने का काम कर रहा है, उतने ही प्यार से, उतने ही अच्छे से, बिना किसी घाई किए हुए, बिना किसी एंग्जाइटी के, बिना गुस्सा हुए, बिना नाराज़गी के वो अपना काम कर रहा है। टू द सॉइल ही बोज हिज हार्ट लेड बेयर, और उस मिट्टी में उसका जो है वो दिल बसता है, इसीलिए उस मिट्टी के लिए वो काम भी कर रहा है। ये था सैम्पल 1। सैम्पल 2 में मैंने लिखा है ही स्वेट्स थ्रू डॉन टिल डेज ट्वाइलाइट, ही डज नॉट फ्रेट इन डार्केस्ट नाइट। फ्रेट का मतलब यहाँ पर होता है अपसेट या एंग्शियस। ही सोज हिज होप्स इन फर्रोज डीप, टू द सॉइल ही बोज हिज ड्रीम्स टू कीप। तो अगेन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपके लिए इस पोएम को लिखा है। The next question we have is, imagine that you are a farmer from a drought-prone area. Write a letter to a newspaper editor, discuss the problems and suggest possible solutions. तो बच्चों यहाँ पर इसको मैंने सॉल्व किया है 2 तरीके से। अगेन लेटर लिखना है आपको कि आप जो है एक फार्मर है और कैसे ड्रॉट प्रोन एरिया यानी कि जहाँ पर सूखा पड़ गया है तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है फार्मर्स को और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ये आप मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है, आपका एड्रेस होगा, पहले आप जिसको लिख रहे हो लेटर उनका एड्रेस होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखा है आपने द ड्रॉट रिडन फार्मर, आप बता रहे हैं कि कैसे सूखा पड़ने की वजह से आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट हुआ है। फिर यहाँ पर आप अपने हिसाब से इस पूरे मैसेज को आप आराम से पढ़कर समझकर लिख सकते हैं। This is to bring to the limelight through your esteemed newspaper the sad plight and suffering of farmers in the drought-prone areas of Maharashtra. तो महाराष्ट्र के कुछ ऐसे हिस्से जहाँ पर सूखा पड़ता है जिसका इम्पैक्ट हम फार्मर्स पे होता है, तो हम आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहते हैं आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से। This is the third consecutive year that has gone by without rains. ये तीसरा साल ऐसा गया है जब हमने बारिश जो है हमारे इलाकों में नहीं देखी है। नो सोइंग हैज़ टेकन प्लेस फॉर 6 ग्रोइंग सीजन्स, यानी कि 6 सीज़न ऐसे बीत गए जिसमें हमने किसी भी तरीके से कोई बीज को बोया ही नहीं है। फार्मर्स जो है बेचारे भूख से मर रहे हैं, उनके बच्चे जो है वो माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। दिस इज़ अ कैलामिटी पार्टली मैन मेड। अब ये जो कैलामिटी है ये इंसानों की वजह से है। क्यों? क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम जिम्मेदार है, इसलिए कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लेना ही चाहिए जिससे कि हमारी हेल्प हो सके। अब सजेशन भी आपको देने बोला गया है, तो आप बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेजर्स यहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म मेजर्स वुड बी टू शिफ्ट दीज फार्मर्स टू अ सिक्योर प्लेस। हम जितने भी फार्मर्स हैं, शॉर्ट टर्म मेजर यही है कि हमको इन एरियो से हटाकर कोई ऐसे एरिया में शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ पर बारिश होती है, जहाँ पर फसल हम उगा सकें। They are land owners who have lived with dignity and also fed the country's population. हम वो लोग हैं जो कि बहुत ही इज्जत के साथ जीते और हमने भी अपने कंट्री को सर्व किया है। कैसे? अनाज को वो कर उन्हें लोगों के घर घर तक पहुंचाकर। They need support urgently in this hour of trouble. और हम फार्मर्स को बहुत ही अर्जेंटली ऐसी बुरे वक्त में मदद की ज़रूरत है। If and when the rains come, there should be water harvesting and conservation methods undertaken. अगर बारिश आती है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड को इस्तेमाल करके हम उस पानी को जमा कर सकते हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, फार्मर्स को एजुकेट कर सकते हैं। इन द मीन टाइम अफॉरेस्टेशन इज़ नीडेड, यानी कि हो सके उतना ज़्यादा प्लांट करो, ट्रीज़ को और ज़्यादा लगाते जाओ to replace the ecosystem destroyed by excessive tree cutting that has occurred over many years. डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमने जो भी ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को फेस की है उसको अफॉरेस्टेशन के ज़रिए हम उन प्रॉब्लम को रिस्टोर करने की कोशिश कर सकते हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैव टू टेक इमीडिएट एक्शन फॉर सर्वेइंग, प्लानिंग एंड कैरिंग आउट दिस स्टेप्स। अब कितने एरिया में रेनफॉल नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, सारी चीज़ों का गवर्नमेंट को सर्वे करना चाहिए और सर्वे करके उसका पॉसिबल सोल्यूशन निकालना चाहिए। फार्मर सुसाइड्स आर हैपनिंग रेगुलरली एंड इट शुड नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू। तो जब तक आप ऐसे मेजर्स नहीं लेंगे तो फार्मर्स जो है भुखमरी से और उनके बच्चे जो है माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, तो आपको फार्मर्स के लिए स्टेप लेना ही चाहिए। आई होप द अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड विल टेक एक्शन एट द अर्लीस्ट एंड सेव दीज डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स। और क्योंकि फार्मर्स इतना ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं तो हम चाहते हैं उन्हें रोकना, तो आपको फार्मर्स की मदद करनी पड़ेगी। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली दीपक शिंदे। तो इस तरीके से आप कोई भी नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ऐसे आपको एक लेटर जो है वो लिखना है। सिमिलरली मैंने आपके लिए सैम्पल 2 जो है वो भी प्रिपेयर किया है। ये आप अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे आप पढ़कर याद करके अपीयर कर सकते हैं एग्जाम में। Next question says, agriculture is the principal occupation in Maharashtra that has many career opportunities. एग्रीकल्चर जो है उसमें ये सारी क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। अब हर एक करियर अपॉर्चुनिटीज़ में आपको ब्रीफली लिखना है कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी है और उसके बारे में अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटीज़ से आपको डेटा कलेक्ट करना है। जैसे कि एग्रीकल्चरल करस्पॉन्डेंट का जॉब होता है, ओके, ये जॉब होता है, इसके अंदर जॉब रोल क्या होते हैं,
ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार इस क्वेश्चन को गो थ्रू कर सकते हैं तो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। यहाँ पर जो है बच्चों हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कंप्लीट होता है हमारे 2.2 द सोवर का। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे डिटेल में हमारी नेक्स्ट पोएम 2.3। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।